हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन और बहुत दमदार तरीके से कर रहे होंगे अपनी तैयारी को। आज हम लोग क्या देख रहे होंगे भाई, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। क्या देख रहे होंगे भाई, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से इसमें चीजें चली थी, उसको जो है आज हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किया था? भाई ये बीपीएससी वालों के लिए है और बीपीएससी वाले जो है अपने आप में समझ रहे हो भाई किस लेवल की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? भाई मैं बकवास नहीं करता, सीधा आता हूँ पॉइंट पर और क्वेश्चन को मैं सीधा करवाना स्टार्ट कर दूंगा। आप लोगों को लगता होगा कि ये बोरिंग है, बोरिंग नहीं हूँ भाई। कंटेंट से मतलब होना चाहिए आपको। मजाक जो करे वो भाई सब मजा नहीं है। मतलब जैसे ऑफलाइन वगैरह आप लोग क्लासेज में जिस दिन जुड़ोगे मेरे से, मैं जल्दी ऑफलाइन खोलने वाला हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ आपको कैसे पढ़ाई जाती हैं चीज़ें। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग इंजॉय कीजिए क्लासेज का। ठीक है, तो इसमें जो है पहली बार जो है प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप जो है लगाया गया था, तो वह किस पर लगाया गया था भाई? तो लाला लाजपत राय पर। ठीक है, किस पर? लाला लाजपत राय जी पर लगाया गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के उग्रपंथी नेता लाला लाजपत राय ने वर्ष 1916 में प्रकाशित अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इस सिद्धांत का सहारा लेकर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जिसे ब्रिटिश शासक सुरक्षा वाल्व की तरह प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ब्रिटिश शासक जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सुरक्षा वाल्व की तरह इन उदारवादी नेताओं का जो है, जो ये उदारवादी नेता थे वो जो ऐसी संस्था चला रहे थे जिनका प्रयोग जो है ये ब्रिटिश कर रहे थे सुरक्षा वालों की तरह। ठीक है, तो यही चीज किसने कहा था भाई? तो ये चीज लाला लाजपत राय जी ने कहा था, जो कि उग्रपंथी नेता थे। इनके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी यंग इंडिया, जो कि कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में। 2016 में कहने जा रहा था भाई, 1916 में। ठीक है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो वह जो है शहरी क्षेत्र से, नरमपंथी जो है वो शहरी क्षेत्र से थे। ठीक है, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकतर नरमपंथी नेता या यथा दादा भाई नौरोजी थे। मतलब नरमपंथी में देख लो किन के नाम जो है इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था भाई। उदारवादियों में देखो कौन कौन शामिल थे, मतलब नरमपंथी में? तो दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा थे, और कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इतने नेता जो थे ये शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे और ये उदारवादी नरमपंथी थे। ठीक है, उपाधियों और बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका संपर्क सीमित था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य कि वे इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करें और अपने उपचार के का जो है प्रयत्न करें। उनके उपचार का क्या करें? प्रयत्न करें। फिरोज शाह मेहता ने ये चीज खुद कहा था। ये याद रखना कि किसने कहा था, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। तो कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ये इनका स्वयं का कहना था, किसका? फिरोज शाह मेहता जी का। ठीक है, निम्न में से उग्रपंथी नहीं था। निम्न में से कौन थे जो कि उग्रपंथी जो है वह नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है क्या नहीं थे? उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे या समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। ये समभाव और किस में रखते थे भाई? मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान उत्तेजना के बाउंड्रो से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है किसके जो है गुरु थे? तो वह जो है गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, उन्होंने 1889 ईस्वी में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में
उन्हें जो है और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के रूप के लिए जो है नियुक्त वेल्बी आयोग में सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1897 में क्या हुआ था? 1897 में एक से 1897 में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1899 में वह बंबई विधान परिषद के लिए और जो है कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। ये जो है कौन भैया? बाल गंगाधर, एक सेकंड, गोपाल केशव गोखले, बाल गंगाधर तिलक जी का मैं कहने गोपाल केशव गोखले जी को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो 1906 के बाद भाई। 1906 के बाद क्या हुआ था कि इनके जो है प्रभावाधीन हो गया था, ठीक है। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया था। मतलब समझ लो भाई, गरम दल जो था वो 1906 के बाद प्रभावी हुआ था। और जो है भाई उसमें आखिरकार कौन कौन थे जो कि महत्वपूर्ण थे या फिर जो जिन्होंने उनका नेतृत्व किया था? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे, लाला लाजपत राय जी थे, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। इन्होंने मिलकर जो इसका नेतृत्व किया था। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष जी थे, ये मैंने बता ही दिया। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह जो है गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। मतलब ये चारों लोग क्या कहे जाते थे? गर्म दल के स्तंभ कहलाते थे, 4 स्तंभ, ठीक है। 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही, और कांग्रेस की ब्रिटिश शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी थी इन्होंने। मतलब भाई ये लोग जो गर्म दल के नेता थे वो क्या कहते थे? उनमें से अरविंद घोष जी वो कहते थे भाई ये जो कांग्रेस है ना, ये जो है ब्रिटिश शासकों से अप्रसन्न करने के भय से, मतलब कि ब्रिटिश शासक कहीं इनसे दुखी ना हो जाए, इस कारण से ये जो है कुछ भी कहने में जो है असमर्थ थे, और इसी नीति को कायरता इन्होंने कहा था। इसी नीति को इन्होंने क्या कहा था? कायरता कहा था, ठीक है। इनके अनुसार कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। इनके अनुसार क्या कहना था कि कांग्रेस जो है भाई वो किस रोग से? 6 रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान यानी कि अन्य नाम क्या है? मुरारी पुकुर बागान बारी में छापा मारा। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा जो है मणिकतल्ला उद्यान में जो है छापा मारा। 14 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और अरविंद घोष को जो है ग्रे स्ट्रीट में स्थित उनके घर में गिरफ्तार किया गया था। मतलब भाई अरविंद घोष जी जो थे इनको जो है इनके घर में ही जो है गिरफ्तार किया गया था 1908 में, ठीक है। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। मतलब ये जो सभी लोग थे 4 स्तंभ थे। बाल लाल पाल में कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। 3 बाल लाल पाल हो गए और एक अरविंद घोष, ये 4 लोग हो गए। और इन्हीं चारों लोगों पर क्या हुआ था भाई? अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में जो है करने के मामले में मुकदमा चला। अलीपुर षड्यंत्र मामले में जो अरविंद घोष थे उन पर लगभग 1 साल मुकदमा चला, किंतु बाद के साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। मतलब बाद में इनको कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया अंग्रेजों को, इस कारण से इनको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए। मतलब भाई ये जो क्रियाएं करते थे, आतंकवादी शब्द यहाँ पर लिखना गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर क्रांतिकारी क्रियाओं से ये अलग हो गए भाई, ठीक है, क्रियाकलापों से अलग होकर। ये आतंकवादी, इसको मैं गलत शब्द मानता हूँ यहाँ पर भाई, ये इन्होंने गलत लिखा है। क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडुचेरी अब पुडुचेरी जो है वहां पर ये चले जाते हैं अरविंद घोष जी, ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भाई अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष जी ने किया था। निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेजिस्टेंस पर लेखों की श्रृंखला सर्वप्रथम 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 1907 के मध्य वंदे मातरम समाचार पत्र में प्रकाशित हुई।
उसका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको जो है नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को जो है नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था। ये चार लोग थे, मैंने बता ही दिया कि उग्रवाद के चार नेता थे। बाल लाल पाल ये चार स्तंभ थे और अरविंद घोष जी उसमें थे। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक इस विचारधाराओं में क्या थे? अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस के अनुनय विनय नीति की आलोचना की। कांग्रेस की जो अनुनय विनय नीति थी उसकी आलोचना इन्होंने की थी। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये किसने कहा था? तिलक ने कहा था। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है और बन सकता भी है। ये बना है और बन सकता भी है कि आखिरकार किसने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? कांग्रेस के बारे में कहा था। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, जबकि एम.जी. रनाड़े समाज सुधारक थे। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो क्या है भाई? वो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, जबकि एम.जी. जो रनाड़े थे वो क्या थे भाई? समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक। चलिए आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक के नाम से जिन्हें जाना जाने लगे तब बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब क्या हुआ था भाई? जब जो है उपरोक्त में से कोई एक या एक से अधिक, भाई अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं पहले। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को जो है पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू.सी. रैंड और लेफ्टिनेंट एस्टर की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया कि भाई तुमने इन दोनों की हत्या की है। बाल गंगाधर तिलक जी को जो है पुणे के जो है तत्कालीन प्लेग जो कमिश्नर था डब्ल्यू.सी. रैंड और लेफ्टिनेंट एस्ट, इन दोनों की हत्या के मामले में जो है इन्होंने क्या कहा भाई कि भाई तुम अभियुक्त हो, तुम्ही ने जो है इनकी हत्या की है। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। मतलब तिलक जी इसमें दोषी साबित हो जाते हैं। इस कारण से इनको क्या सुना दी जाती है भाई? 18 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुना दी जाती है। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी कि नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। मतलब उन्होंने एक घटना के कारण इनको नहीं दे दिया गया था, कई घटनाएं इन्होंने कई क्रांतिकारी घटनाएं की थी, उसके अनुरूप इनको जो है ये दिया गया था लोकमान्य की उपाधि। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। किसने कहा है भाई? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रयुक्त नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तिलक द्वारा सर्वप्रथम कब दिया गया? इसे लेकर विद्वानों के मध्य क्या है भाई? काफी मतभेद देखने को मिलता है। दरअसल इस नारे की कल्पना 1890 के दशक में प्रारंभ हुई। विद्वानों का मानना है कि तिलक के करीबी सहयोगी जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने सबसे पहले यह वाक्य गढ़ा था। माना जाता है कि बैप्टिस्टा ने मराठी में संभवतः यह पंक्ति रची थी। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे अड़ी तुम्ही मिलवड़ा रच। और जो है भाई और क्या हुआ था? और तिलक ने इस नारे को अपनाकर जन जन तक पहुंचाया था। ये जो है कुछ विद्वानों का मानना है और कुछ का जो है मानना है कि इन्होंने ही किया था। तो भाई अभी इसमें क्या है? मतभेद है कि आखिरकार ये जो है नारा किसने दिया था। ठीक है, कहाँ से आया ये नारा? इसमें अभी काफी मतभेद देखने को मिलता है। ठीक है, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नारे का उपयोग सार्वजनिक मंच से तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान अप्रैल 1916 में किया था। अप्रैल से मई जो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था भाई, होम रूल आंदोलन, उसमें जो है इन्होंने सार्वजनिक मंच से इसका प्रयोग किया था। नहीं तो ये जो है सार्वजनिक मंच से ही पूछा जाएगा, क्योंकि भाई आगे वाले में तो मतभेद है, तो आखिरकार पूछा कहाँ से जाएगा? सार्वजनिक मंच से ही। तो ये याद रखना कि सार्वजनिक मंच से इनका जो है ये चीज
कब दिया गया था? तो ये जो है जब 1916 में क्या होता है, अप्रैल से मई के बीच जो है क्या होता है, होम रूल आंदोलन, उसी के टाइम कुछ स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने इस नारे का उपयोग किया था, किंतु इसके समर्थक में जो है पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसी कारण से ये हमारा क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। और सत्य सिर्फ क्या होता है कि इन्होंने जो है सार्वजनिक मंच पर तिलक ने जो है होम रूल जो आंदोलन था उसी के दौरान अप्रैल से मई में 1916 में किया था भाई इस नारे का प्रयोग। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा संबंधित है तो बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है। स्वराज मेरा जन्म बाल गंगाधर तिलक, वही देख रहे हो प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक, वही प्रश्न। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में जो है बाल गंगाधर तिलक जी को जो है कितने वर्षों की जेल होती है? तो वह जो है भाई 6 वर्षों की जेल होती है। 6 वर्ष की जेल होती है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के निर्वासन और 1000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाकर उन्हें मांडले जेल यानी कि म्यांमार भेज दिया गया था। भाई 1960 में क्या हुआ था कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने केसरी में जो है उनके कुछ प्रकाशित लेख थे जिसके आधार पर इनके ऊपर क्या कर दिया गया था, राजद्रोह का मुकदमा चला दिया गया। अब भाई राजद्रोह का जब मुकदमा चलाया गया तो इनको 6 वर्ष के लिए निर्वासन भेज दिया गया और इनसे क्या लिया गया, 1000 रुपए का जुर्माना। कहा गया कि 1000 रुपए का जुर्माना दोगे और उसके बाद इनको जो है मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया था। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो वो क्या थी, राजवामबद्ध आंदोलन। राजवामबद्ध जो है आंदोलन, ये क्या था, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख बुद्धि जो है पद्धति जो है क्या थी, राजवामबद्ध आंदोलन था। अर्थात प्रशासन के में जो है भारतीयों की भागीदारी की मांग, जनता में जो है राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ये कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति। शेर पंजाब, इनमें से कौन से मशहूर है? तो लाला लाजपत राय जी को जो है शेर पंजाब नाम से जो है जाना जाता है। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। ये क्या थे भाई, लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। मतलब ये पूरे पंजाब वाले एरिया के प्रतिनिधि करते थे लाला लाजपत राय जी, और ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। शेर पंजाब तो कहा ही जाता है, पंजाब केसरी भी किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी पर जो है लाठियों से प्रहार से ये घायल हो गए थे और परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 17 नवंबर 1928 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है भाई। और उसी टाइम इन्होंने कुछ कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा किसके बराबर होगा भाई, अंग्रेजी दरवाजे में एक कील के बराबर होगा, कील ठोकने के बराबर होगा, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्या भाई, क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें टोटल हमारे इस पर्टिकुलर हेडिंग में 22 प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। किस वर्ष में वीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वह किस समय में हुए थे? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? भाई इसमें से जो है कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, सही। वीडी सावरकर वर्ष 1937 से 1943 के मध्य तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो वीडी सावरकर है इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी, तो अभिनव भारत नामक जो है संस्था की स्थापना किसने की थी, वीडी सावरकर ने की थी। और ये जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब से कब तक थे, 1937 से भैया 1943 तक थे। कब थे, 1937 से 1943 तक ये क्या थे भैया, वीडी सावरकर वर्ष 1937 से वर्ष 1943 तक क्या थे भैया, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो विनायक
दामोदर सावरकर ने। किसने की थी भाई? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। मतलब ये भाई सीधा कहती थी हम सशस्त्र हमला करेंगे, बंदूक तलवार कुछ भी मिल जाए हम उससे हमला कर देंगे तुम्हारे ऊपर। सशस्त्र थे ये लोग, ठीक है। और 1904 में जो है इन्होंने किया था अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। ये क्या थी? एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी। वीडी सावरकर के प्रयासों से 1899 में स्थापित मित्र मेलन नामक संस्था ही वर्ष 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। मतलब भाई 1999 में स्थापित एक मित्र मेलन नामक संस्था थी जो कि वर्ष 1904 में क्या हो गई थी भाई? तो वह जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी वीडी सावरकर के कारण। अभिनव भारत से संबंधित वीडी सावरकर जी, ठीक है। भारत में अभिनव वीडी सावरकर, सीधा लगा दो भाई अभिनव भारत। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? कौन? तो सूर्यसेन जी जो है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। सूर्यसेन जो है काकोरी कांड यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्प में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्लाह, ये सब जो है संबंधित है, ये नहीं थे। ये सूर्यसेन भैया जो है ये नहीं थे। 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो भाई NS हार्डिकर ने की थी। 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? NS हार्डिकर ने की थी, ठीक है। हिंदुस्तानी सेवा दल यानी कि जो मंडल था उसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं जो है कांग्रेस नेता डॉक्टर NS हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। क्या जाने? इस संगठन के जो सदस्य थे वो गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। इस दल की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1923 में हुई थी। हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना कब हुई थी भैया? तो वर्ष 1923 में हुई थी हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना। वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। उसका कारण क्या देखने को मिलता है? 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो भाई इसमें कौन सा सही हो जाएगा? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ये जो है सही हो जाएगा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का क्या था? ये कारण माना जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश के किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रेरित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्या थे भैया? प्रयासरत थे। मतलब समझो भाई ये अहिंसात्मक जो संघर्ष था इनसे जो है ये असंतुष्ट थे गांधी जी के नेतृत्व में, और अहिंसात्मक जो संघर्ष था इससे असंतुष्ट थे। मतलब मार काट पीट नहीं, सिर्फ धरने से आजादी लेंगे, ये गांधी जी चाहते। तो इससे ये लोग असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की में से जहां पर भी क्रांतिकारी आंदोलन होते थे वहां से ये प्रेरणा लेते थे और देखते थे कि वहां पर कैसे जो सामने वाली सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका गया, और इस प्रकार से वो यहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंकने का क्या करते थे? प्रयास करते थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है भाई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो वर्ष 1924 में। कब हुई थी भाई? वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट होगा कि आखिरकार किस मंथ में? तो अक्टूबर मंथ में।
1924 में किसने की थी? सचिंद्र सान्याल राम प्रसाद बिस्मिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, किसने की थी आखिरकार? तो सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने, क्रांतिकारियों ने जो है कानपुर में क्या किया था? क्रांतिकारी संस्था था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे में लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध है। भाई मतलब समझ लो, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काकोरी घटना या फिर काकोरी कांड जो था उसका नाम क्या कर दिया गया? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो है फरार हो गए थे। भाई फांसी देख लो, 43 क्रांतिकारी जो गिरफ्तार हुए थे उनमें से जो है किनको किनको फांसी हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी जी को, इन 4 लोगों को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल और जो है अशफाक उल्ला खां, ये सीधा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हिंदुस्तान एसोसिएशन संस्थापक नेताओं में से कौन थे भाई? भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभी हमने क्या देखा था इसके पहले? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अभी क्या है ये? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन थे भाई? तो आप भगत सिंह हो जाते हैं। कौन हो जाते भाई? भगत सिंह हो जाते हैं। काकोरी कांड यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद मुस्लिम पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को गंभीर झटका लगा, किंतु बाद में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसे जो है एचआरए का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया गया। कब भाई? तो ये जब सितंबर 1908 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में क्या होती है? एक बैठक होती है, ठीक है। और आखिरकार जो है भाई नेतृत्व तो ये लोग कर रहे थे, लेकिन इसमें जो है भाई कितने लोगों ने साथ दिया था इसको जो है पुनर्गठित करने के लिए? तो विजय कुमार सिन्हा, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जी, ये इतने लोगों ने मिलकर जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया 1908 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, ठीक है। वहीं पर बैठक होती है, ठीक है। निम्नलिखित में थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल। किसका है? बिस्मिल जी का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं भाई, बिस्मिल अजीमाबादी की है। मैंने वो झटके में बोल दिया, ठीक है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म 1901 में पटना के हरदास बिगाहा गांव में हुआ था। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1921 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। क्या छपी थी भाई? वर्ष 1921 में काजी अब्दुल गफ्फार की जो पत्रिका थी सबा, उसमें छपी थी, ठीक है। ये उर्दू में लिखी गई थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के भाई उपरोक्त में से कोई नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, बिस्मिल अजीमाबादी थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं जो है उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। आधा निकटतम उत्तर जो है सी सही हो जाएगा, लेकिन हसरत मोहानी ने दिया था भाई, हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन भाई जो है इन्होंने जो है जब भगत सिंह ने लोकप्रिय इसलिए बनाया था, इसीलिए जो है विकल्प सही सी माना जाता, ठीक है।
इनकलाब का नारा हसरत मोहाने ने, देख रहे हो इसमें, देखो दिया गया हुआ ऑप्शन में। तो अगर ऑप्शन में हसरत मोहाने दिया रहेगा तो हसरत मोहाने लगाएंगे। अगर हसरत मोहाने जी का नाम नहीं देखने को मिल रहा तो चंद्रशेखर आजाद, सॉरी चंद्रशेखर आजाद कह रहा हूँ भाई, भगत सिंह लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे भाई? भगत सिंह का नाम हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? चलो देखते हैं हम लोग आगे। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। इसी दिन भाई शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। इन्होंने कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था भाई केंद्रीय विधानसभा पर। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत क्या किया गया? मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मतलब इन 3 लोगों को जो है 1923 में क्या होता? लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया था, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को जो है फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को, ये डेट याद रखना। उनकी फांसी के समाचार को संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। उनकी फांसी के समाचार से क्या हुआ था? संपूर्ण देश मृत्यु सदृश जो है उदासी में डूब गया था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी? 23 मार्च 1931 को। वही चीजें सही हो जाएंगी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह जी की उम्र क्या थी? 21 साल से जो है थोड़ा सा ज्यादा थी जब इन्होंने बम फेंका था असेंबली पर। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह क्या थे? एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा भाई क्वेश्चन कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर क्या फेंका था? बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने पर भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष 6 माह 11 दिन थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या दे दी जाती है भाई? फांसी दे दी जाती है। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में जो है हानि रहित बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी गठन था। क्या था भाई? अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी जो है क्या थी? संगठन थी। चिटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी तो सूर्यसेन के द्वारा। सूर्यसेन जो है चिटगांव सशस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन। ठीक है। चिटगांव सशस्त्रागार धावे को जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन ने आयोजित किया था। मतलब चिटगांव या चटगांव जो था उसमें सशस्त्रागार था, उस पर जो है धावा यानी कि उस पर से जो है लूट मार करने के लिए जो है मास्टर दा के नाम से कौन फेमस है? सूर्यसेन जी फेमस थे, जिन्होंने जो है उस पर क्या किया था भाई? धावा बोला था कि इसमें से जितने भी शस्त्र हैं उनको निकाल लो, यानी कि जितने भी चीजें, बंदूक, बम, ये सब कुछ जितने भी चीजें थी उनको निकाल लो कहीं यहाँ से और ले चलो, अब हम लोग क्रांति करेंगे। ठीक है, और इन लोगों को खदेड़ भगाएंगे। इसलिए जो इन्होंने क्या किया था? सूर्यसेन जी ने वहां से निकाल लिया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की जो है स्थापना की थी। सूर्यसेन जो थे इन्होंने बंगाल में क्या किया था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्यसेन ने बंगाल में की थी। कहां पर की थी भाई? बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसके सदस्यों में जो है अनंत सेन, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त तथा आनंद गुप्त क्या थे? प्रमुख थे। इनके सदस्यों में कौन कौन? अनंत सिंह। ये याद रखना कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में कौन कौन आखिरकार शामिल थे या कौन कौन उसमें प्रमुख थे, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त और आनंद गुप्त थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी।
सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को ये घोषणा की थी कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करेंगे। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव सतर्कतागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 6 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला गया और 22 जनवरी 1934 को उन्हें क्या कर दी गई थी, फांसी दी गई थी। ये डेट याद रखना कि सूर्यसेन को जो है फांसी कब दी गई थी, तो इनको जो है 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, और मुकदमा चलाया गया था। और सूर्यसेन को गिरफ्तार कब किया गया था, तो 16 फरवरी 1933 को, ठीक है। चटगांव सशस्त्र धावे से कौन संबंधित है, तो भाई सूर्यसेन जी वो संबंधित है इससे, ठीक है। एक सेकंड। वर्ष 1923 के 23 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ये जो है कारण था उसका। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश जन आंदोलन का चरण कमजोर पड़ गया। देश जन आंदोलन का चरण कमजोर पड़ गया और कांग्रेस की राजनीतिक काउंसलिंग एंट्री तथा रचनात्मक कार्यों जैसी धाराओं में बढ़ गई, जिससे बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति से मोह भंग हो गया। मतलब कि भाई जब ये राजनीति में कूदने लगे तो भाई इन्होंने कहा, कुछ जो युवा थे, राष्ट्रवादी युवा थे, उन्होंने कहा कांग्रेस तो अपने चक्कर में बढ़ गई, ऐसा हम हटते हैं यहाँ से, अब हम हटते हैं और चलते हैं अपना कुछ करते थे। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट है। मतलब ये इनसे भी असंतुष्ट थे, गांधी जी से भी। क्यों असंतुष्ट है, क्योंकि भाई ये कहते थे कि अहिंसात्मक संघर्ष करो। भाई हिंसात्मक, युवा हिंसक होता है भाई, युवा हिंसक होता है, इन्होंने लेकिन कहा अहिंसात्मक करो, तो ये युवा इनके बस की बात ना थी, युवाओं के बस की बात अहिंसात्मक तरीके से करना। तो ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की में से इन सबसे कहीं से भी होने वाले जो क्रांतिकारी आंदोलन थे और विद्रोह थे, उनसे अनुप्रेरित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयासरत थे। इस कारण से यह काल भारतीय राजनीति की पुनरावृत्ति का काल कहलाता है, ठीक है। भारत से जो है बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, इसको हम लोग कल देख रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलना, और दोस्तों तक तो शेयर एकदम दबा के करना, दबा के एकदम ठोक दो दबा के। मास्टर की वीडियो देखे हो ना गुरु, वो मैथ पढ़ाते थे, मुझे नाम नहीं याद है उनका, दबा के एकदम मारो लाइक, ठीक है। थैंक यू सो मच।